मुखर संवाद देखने वाले सभी दर्शक एवं पाठक को मैं मनीषा श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। कभी भी कोई कहता था कि कोई गीत सुनाओ, तो मैं ना अपना भोजपुरी का पारंपरिक गीत सुनाना शुरू करती, क्योंकि उससे एक अलग अटैचमेंट होता था। आज का जो परिदृश्य है भोजपुरी का, वो बहुत अच्छा नहीं है। पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, उसके बाद कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था जो साफ सुथरा भोजपुरी संगीत को लेकर आगे चले। विश्व में जो भोजपुरी की पहचान है वो अश्लीलता से नहीं है। रहा आजकल ट्रेंडिंग में चलने की बात, तो जो हम ज्यादा लोगों को देंगे लोग वही सुनेंगे ना। लोगों के पास ऑप्शन। अरे अंगूरी में डसले बिया नगीनिया रे ननदी दिया ना जराई दा। अंगूरी में डसले बिया नगीनिया रे ननदी दिया ना जराई दा। दिया ना जरा दा अपना और भैया के बोलाई दा। दिया ना जरा दा अपना और भैया के बोलाई दा। पोरे पोरे उठेला लहरिया रे ननदी दिया ना जराई दा। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ननदी दिया ना जराई दा। सुना आपने भोजपुरी संगीत का वो नाम जो तेजी से उभरता हुआ पूरे देश के फलक पर छा रहा है। आज हम उस लोक गायिका से बात करेंगे जो इस लोक गायिका ने तमाम प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है, और वो नाम है मनीषा श्रीवास्तव। मनीषा श्रीवास्तव झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से दायरे से बाहर निकलकर विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही हैं। सिंगापुर, मलेशिया जैसे भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। वो संगीत की जादू बिखेर तो रही हैं, अपने कंठों से लोगों को मंत्रमुग्ध भी कर रही हैं। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे। इस समय हमारे साथ हैं मनीषा श्रीवास्तव। मनीषा जी, सबसे पहले मुखर संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और हम शुरू करेंगे कि जो गायकी की शुरुआत आपने की है, एक अलग लीक से हटकर आप जो कार्यक्रम कर रही हैं लगातार, जो भोजपुरी संगीत पर एक जो दाग कहें, बदनुमा दाग अश्लीलता का है। तमाम भाषा भाषी के लोग ये कहते हैं कि भोजपुरी बड़ी अश्लील है। आपने क्या सोचकर कुछ अलग विधा गाने का, और अभी तक जो आपके गीतों में दिखाई दे रहा है, वो जो सुनाई दे रहा है, कानों में तक जा रही है, उसमें अश्लीलता को आप छोड़ते हुए अलग पहचान बना रही हैं? क्या कारण रहा इस मैथोलॉजी को लेने का? सबसे पहले तो मुखर संवाद देखने वाले सभी दर्शक एवं पाठक को मैं मनीषा श्रीवास्तव प्रणाम करती हूँ। और मेरी जो शुरुआत हुई, मेरे दादाजी कोई गायक नहीं थे, लेकिन उनको संगीत से बहुत रुचि था, लिखते थे। तो उन्होंने सुबह सुबह कोई भजन वगैरह गुनगुनाते थे, तो उनकी जो आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल जाती थी। और मैं कब से गा रही हूँ मुझे खुद पता नहीं है। दादाजी कहते हैं काफ़ी छोटी थी तो गोद में बैठ के गुनगुनाना शुरू किया था। उसके बाद गाँव के नाटक और स्कूल में जो छोटा बड़ा प्रोग्राम रहता है उसमें मैंने अपना प्रस्तुति दी। और उसके बाद मैं प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में पढ़ाई करने चली गई, क्योंकि संगीत में आगे बढ़ने के लिए संगीत का बेसिक शिक्षा आपके पास होना चाहिए। जब मैं वहाँ से वापस बीच बीच में आ रही थी दादाजी से मिलने, तो उन्होंने कहा था कि कभी भी कोई कहता था कि कोई गीत सुनाओ, तो मैं ना अपना भोजपुरी का पारंपरिक गीत सुनाना शुरू करती, क्योंकि उससे एक अलग अटैचमेंट होता था। मतलब गांव में मम्मी के द्वारा गीत सुनती थी, गांव में जो समूह में महिलाएं गाती थी वहाँ से मैंने सुना था, और उन सभी गीतों को गाने का एक अलग मन में रुझान था। तो जब दादाजी मुझसे कहते थे या कोई कहता था कि गीत गावे लू तो कुछ गा के सुनावता, हम अपना भोजपुरी में जो गीत होता था विवाह का, सोहर, झूमर, कजरी सुनाने लगती थी। दादाजी ने कहा कि आज का जो परिदृश्य है भोजपुरी का, 2008 की बात बता रही हूँ मैं, वो बहुत अच्छा नहीं है। पद्मश्री शारदा सिन्हा जी, उसके बाद महिला कलाकार की बात करूँ तो उसके बाद देवी थी, और भी कई कलाकार जो कि उससे पहले विंध्यवासिनी देवी जी इस क्षेत्र में काम कर रही थी। उसके बाद कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था जो मतलब साफ सुथरा
भोजपुरी संगीत को लेकर आगे चल सके। और मेरा दादाजी ने मार्गदर्शन किया और उन्होंने कहा कि तुम जिस घर से, जिस परिवार से, जिस वातावरण से बिलोंग करती हो, ऐसे गीत गाना जो पूरा परिवार बैठकर सुन सके। और मैंने उसी समय प्रण लिया था कि मैं कोई ऐसे गीत नहीं गाऊंगी जो मेरे माता पिता नहीं सुन सके, या मेरे आने वाले बच्चे नहीं सुन सके, या मेरे ससुर जी मेरे लाइव सेशन को देखते हैं, तो अगर मैं वल्गैरिटी को लेकर के आगे बढ़ूं तो कोई नहीं सुन सकता है। ये प्रयास तो आपने किया, लेकिन कमर्शियल के इस दुनिया में लोग सुनना चाहते हैं क्या बिना अश्लीलता के भी भोजपुरी गायकी हो सकती है, आगे बढ़ सकता है, वो जो आपने शुरू किया है वो आगे बढ़ सकता है? देखिए, विश्व में जो भोजपुरी की पहचान है वो अश्लीलता से नहीं है। शारदा सिन्हा जी के गीत, चाहे आप जितने भी मॉडर्न हो जाए, आज भी छठ पूजा आता है, आज भी विवाह का अवसर होता है तो शारदा सिन्हा जी के गीत बजते हैं। रहा आजकल ट्रेंडिंग में चलने की बात, तो जो हम ज़्यादा लोगों को देंगे लोग वही सुनेंगे ना। लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। जब तक मनीषा श्रीवास्तव एक गाने लेकर के आती हैं तब तक तो अदर कलाकार भी इस गाने लेकर के आ जाते हैं। तो लोगों के पास जब तक हम ऑप्शन नहीं देंगे लोग कहाँ से सुनेंगे? तो ऑप्शन दीजिए ना। अब लगातार बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि अच्छे म्यूजिक के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अब लगातार यूट्यूब पर गाने आ रहे हैं। और अगर लोग सिर्फ गंदी चीज़ों को पसंद करते हैं तो फिर अभी मैंने एक मेरा गाना आया है गंगा माई के ऊंची अररिया, बहुत ही पुराना सोहर है और बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से मैंने गाया, उसको 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग पसंद कर चुके हैं। अभी मेरा कल एक विवाह गीत आया था, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए 50,000 से भी ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। तो लोगों के पास हमें जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि भोजपुरी में अच्छे कंटेंट हैं, आपको सुनने की ज़रूरत है। लेकिन लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि अगर भोजपुरी गाना होगा तो अश्लीलता होगी ही? और कुछ हमें जो जैसा अनुभव होता है कि कुछ जो लोग भोजपुरी को ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं वो इसका पर्याय अश्लीलता से जोड़ते हैं। जो तमाम गाने हैं, अगर कुछ वैसे वर्ड हैं कि आप नहीं समझ में आते हैं उनको, तो आपको अश्लीलता से जोड़ा जाता है और भोजपुरी को नाहक बदनाम भी किया जाता है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में ऐसे गीत आए हैं जो भोजपुरी के चरित्र पर या भोजपुरी भाषा पर एक दाग धब्बा के रूप में है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ भोजपुरी भाषा में अश्लीलता है। आप किसी भी लोक भाषा को देख लीजिए, जितनी समृद्ध वो पहले थी आज वो नहीं है। ऐसे ऐसे कलाकार आ रहे हैं, आप हिंदी सिनेमा को देखिए, हिंदी गीतों को देखिए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भोजपुरी में अश्लीलता है। हिंदी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोक भाषाओं को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं यहाँ भी नहीं कहूँगी कि आप भोजपुरी को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन सिर्फ ये कहना कि भोजपुरी में सिर्फ अश्लीलता है ये बहुत गलत है। नहीं, भोजपुरी में हो सकता है कि 25% अच्छे गाने हो या 30% अच्छे गाने हैं, लेकिन अच्छे गाने हैं और आपको ढूंढने की ज़रूरत है। और आज के समय में कोई ढूंढना ही नहीं चाहता है। अच्छे चीज़ों को कौन ढूंढना चाहता है? जो ऐसे मिल गया, क्योंकि जब गंदे गाने रिलीज़ होते हैं या कोई ऐसे कंटेंट जिनमें अश्लील, अभद्र, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप देखते होंगे कई सारे लोग सोशल मीडिया पर उसके विरोध में उसका लिंक डालते हैं कि आज फलाना ने इतना गंदा गाना गा दिया, और लोग उसको क्लिक करके सुनते हैं कि आखिर इसने गाया क्या है। अगर आप अभी न्यूज़ बनाएंगे मनीषा श्रीवास्तव ने अच्छा गाना गाया, शायद कुछ लोग सुने, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मनीषा श्रीवास्तव ने कितना गंदा गाना गा दिया, लोग तुरंत ही उस पर अटैच हो जाएंगे। तो ऐसा होता है, जब अच्छे चीज़ों का निर्माण होता है तो समय लगता है, लेकिन समय के बाद जो उसकी छाप होती है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। मनीषा, क्या लगता है कि जिस तरह से और जो लोक भाषाएं हैं, जो पंजाबी हुई, बंगाली हुई, पंजाबी की बात करूँगा क्योंकि पूरे देश के परिदेश में अगर आप देखेंगे तो पंजाबी गानों को लोगों ने अपनाया है। फिल्म इंडस्ट्री ने भी उसको, यूँ कहा जाए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उसको अपनाया है। बाद के दिनों में कुछ एकाध गाने अगर भोजपुरी के आए हैं तो वो प्रासंगिक हुए हैं, लेकिन जो इन कलाकारों और ये संस्कृति की जो मुख्य समस्या है कि वो इंडस्ट्री वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पा रही है जो पंजाबी इंडस्ट्री जो जिस तरह से स्थापित हुई है, उस तरह का फोल्क म्यूज़िक, हमारा फोल्क डांस क्यों नहीं स्थापित हो पाता है, जो गायकी है वो क्यों नहीं स्थापित हो पाता है? देखिए, जिस भाषा की संस्कृति जितना समृद्ध होगी और समृद्ध के साथ साथ जो युवा पीढ़ी उसको लेकर चलेगी। अगर आप पंजाबी भाषा के गीतों की बात कर रहे हैं तो युवाओं ने उसको अभी भी कायम रखा है। आप बहुत सारे वीडियोस देखिए, लगातार अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को लोग दिखाते हैं। भोजपुरी में कुछ सालों में ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगी, पहले भी एक आध लोग थे, लेकिन पहले अच्छे गीतों को गाने वाले अधिक थे।
अब क्या है, अच्छे गीतों को गाने वाले कम मिल रहे हैं और गंदे गीतों को गाने वाले अधिक मिल रहे हैं, जिसके कारण से भोजपुरी की जो एक एक समृद्ध परंपरा है, एक बनी बनाई छवि थी जो सादा सिन्हा जी ने बनाया, जो भरत शर्मा जी ने बनाया, जो मदन राय जी ने बनाया, गोपाल राय जी, इन लोगों ने जो बनाया, और बीच में एक गैप आया बहुत बड़ा, 5 साल 8 साल 7 साल का गैप कहेंगे। इसमें ऐसे ऐसे कलाकारों ने शुरुआत की गाने, और उन्होंने संस्कृति को नाश करके रख दिया, संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया। तो यही कारण है कि लोगों ने अपने लोक को लेकर नहीं चले, इसलिए भोजपुरी वो मुकाम नहीं, लेकिन हाँ जो पहले बनाई थी वो अब धीरे धीरे बनाने की कोशिश हो रही है कि जो छवि है उसको सुधारा जा सके। अच्छा, ये आपके जो गाने हैं क्या वो विभिन्न कैसेट्स जो हैं वो कर रहे हैं, या आप खुद से उसको प्रमोट कर रही हैं? जो टी सीरीज जैसी कंपनियां पहले भोजपुरी गायकों को प्रमोट करती थी, उस जैसा रुझान आपका नहीं दिख रहा है, बल्कि आपका जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के जरिए आप दिखाई दे रही हैं और तमाम जगहों पर स्थापित हो रही हैं। तो ये नया ट्रेंड चल पड़ा है क्या कि जो स्थापित कंपनियां थीं उनके द्वारा प्रमोशन करने के बजाय स्वतः प्रमोशन करने की ये विधि आगे आ रही है क्या? देखिए, पहले कैसेट का सिस्टम था, अब तो लोग कैसेट खरीदते भी नहीं है, बिकता भी नहीं है। अब तो यूट्यूब चैनल क्रिएट हो चुका है, वहीं पे गाने अपलोड किए जाते हैं। और ऐसा होता है कि आजकल कंपनियां, कोई भी म्यूजिक कंपनी है, उन्हीं कलाकारों पर पैसे खर्च करना चाहती है जिनसे उन्हें रेवेन्यू मिले, और अच्छा रेवेन्यू मिले। मान लीजिए वो 10,000 या 20,000 या 50,000 लगा करके किसी एक गाने को तैयार करें, उसका टारगेट है कि हम कम से कम इस एक गाने से 1 करोड़ की कमाई करें। उन्हें पता है कि हम वैसे कंटेंट दे रहे हैं जिनसे हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आएगा, और उनको ये भी पता है कि हम गंदे चीज़ों को देंगे तो उनको ऐसा मार्केट में रहते रहते उनको आइडिया हो चुका होगा कि अगर हम गंदे चीज़ों को देंगे तो हमको ज़्यादा रेवेन्यू आएगा या ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। तो पहली तो बात ये है, और दूसरी बात है कि कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्वतंत्र रूप से काम करने का, ना ही किसी कंपनी का प्रेशर, ना ही किसी कंपनी का दबाव। कलाकार स्वयं अपना पैसा लगा करके अपने सोशल मीडिया पर अपने गाने को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे टी सीरीज़ का यूट्यूब चैनल है, वैसे मेरा भी यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर लोग मुझे 1 लाख 2 लाख हर गाने पे मुझे 50,000 20,000 व्यूअर्स जा रहे हैं। और दूसरा, मैंने फेसबुक अपना पेज बनाया और वहाँ पर लाइव आना शुरू किया, और 2 साल में 40 लाख लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं किसी कंपनी को गीत देने के बजाय अगर अपने पेज पर शेयर करती हूँ तो उसका फ़ायदा होता है कि जो मैं लगा रही हूँ उससे ज़्यादा मुझे वापस आता है, और कोई शेयरिंग नहीं होता है, किसी का प्रेशर नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा माध्यम है फेसबुक, यूट्यूब पर कि आप अपने चैनल को क्रिएट कीजिए और मतलब अपना जो हुनर है वो डायरेक्ट लोगों को दिखाइए। यह कहा जाए कि जो सोशल मीडिया है वो बड़ा प्लेटफॉर्म बन रही है, बिल्कुल बजाय कंपनियों के। हाँ, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी कंपनी का पीछा नहीं करना है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट को दिखाइए और लोगों तक पहुँचेगा तो फिर लोग आपके टैलेंट का कदर करेंगे। अच्छा, जो अब कलाकारों की जो मांग है, जो आप सोच भी करती होंगी, किस तरह के गायकी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? जो भोजपुरी के जो गायकी विधा है उसमें कई हैं, सोहर है, कजरी है, चैता गाया जाता था पहले, उसके बाद विभिन्न विधा हैं। कौन सी विधा ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? किस चीज़ की आज डिमांड बढ़ी है? कुछ गाने तो मौसम के हिसाब से गाए जाते हैं, जैसे चैता चैत में गाया जाता, होली है, छठ है, ये तो जब आता है त्यौहार तब गाया जाता है। कुछ ऐसे गीत हैं जो सदाबहार हैं, जो सालों भर चलते हैं। उसमें लोकगीत में जैसे शादी ब्याह का गीत हो गया या सोहर वगैरह हो गया, बच्चे का जन्म हमेशा होता रहता है, तो इस तरह के गीत। और कुछ लोकगीत हैं जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, जिसमें गुनगुना के मैं आपको बताती हूँ। एक गीत है, बहुत ही क्लासिक भोजपुरी गीत है, और अनिरुद्ध प्रसाद अशेष जी ने इसको लिखा है। अरे ले ले आई बालम बजरिया से चूनरी, ले ले आई है बलमू बजरिया से चूनरी, और ना तो तरसा देब हमहू देखा देब, ना तो तरसा देब हमहू देखा देब, से जरिया पे अंगूरी ले ले आई है बलमू
बजरिया से चूनरी ले ले अइहा बालम, बजरिया से चूनरी। इसमें श्रृंगार भी है, प्रेम भी है, और जो आप कहना चाहते हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन एक सलीके से कह रहे हैं, पर्दे के अंदर रह के सब कुछ कह रहे हैं। तो इस तरह का गीत जो हमेशा जीवित रहता है और हमेशा लोग पसंद करते हैं। देखिए, भाव तो वही है, भाव अलग हैं, लेकिन जो पर्दे के अंदर रहे वो शायद शालीनता हो जाती है, और जो पर्दे के बाहर आती है वो अश्लीलता हो जाती है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, कहना जो भी चाहते हो, अगर उसको पूरी तरह से पर्दे के बाहर लाते हैं तो अश्लीलता हो जाती है। ऐसे में भोजपुरी गाने जो हैं वो क्या पर्दे में रख के भी जो शालीनता के साथ भी गाए जा सकते हैं, जिस तरह से भरत शर्मा ने जो मुकाम हासिल किया। भरत शर्मा के एक भी गाने आपको शायद, जहाँ तक मेरी समझ से है, कि अश्लील आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन तमाम जो गायक हैं वो अश्लीलता की हदें पार करते हैं। अश्लीलता में उनको शायद अपना मार्केटिंग दिखता होगा, लेकिन ये जो मनीषा श्रीवास्तव है, मनीषा श्रीवास्तव आखिर व्यावसायिकता के उस मापदंड को क्यों नहीं पार करना चाहती है, पैसे से, और जो मापदंड है पैसे का वो क्यों नहीं व्यावसायिक बनना चाह रही है, ये अंदर की फीलिंग क्या है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में आपको पैसे कम मिलते हो या सोर्स आप कम मिलते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप धीरे धीरे लोगों के बीच आना शुरू करते हो, जैसे ही आप प्रसिद्धि पाने लगते हैं तो लोग फिर वो आमंत्रित करने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। और मैं कहती हूँ कि भीड़ भाड़ का जो जगह है वहाँ तो ऑप्शन बहुत है। अगर कोई कलाकार है, कोई मेल या फीमेल कोई कलाकार है और गंदे गा रहा है या अभद्र गा रहा है, अश्लील गा रहा है, तो उसमें तो काफ़ी सारे लोग हैं, उसमें तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। लेकिन ये जो मैं काम कर रही हूँ इसमें ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन होगा तो 1 2 3 4, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो लोग यहाँ भी बुलाते हैं। और मैं कहती हूँ कि वहाँ आपको वो सम्मान नहीं मिलता जो यहाँ पे मिलता है, जिस तरह से लोग यहाँ सुनते हैं। और दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, मैं किसी कलाकार को नहीं कह रही हूँ, आप जिस संस्कृति में पलते बढ़ते हैं ना उसी को गाते हैं। मैं जिस संस्कृति में पली बढ़ी हूँ, मैं जैसा मैंने अपना परिवार देखा है उस चीज़ को मैं ले करके चल रही हूँ। और बाकी लोगों ने जिस तरह से, क्योंकि मेरे गाने अगर अश्लील अभद्र होते तो मेरे फैमिली ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करती कि ये क्या गा रही हो, हमारा परिवार ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मनीषा, परिवार की बात की है आपने, तो परिवार से मैं भी ये भी हमारे दर्शक जानना भी चाहेंगे कि जो मनीषा श्रीवास्तव है लगातार काम कर रही हैं, अपने बारे में भी बताइए, क्योंकि जो अधिकांशतः देखा जा रहा है, चाहे पवन सिंह को देख लें या भरत शर्मा को देख लें, इन तमाम, जो अभी खेसारी लाल यादव भी आए हैं वो भी गायकी में हैं, इन तमाम लोगों की जो पारिवारिक जीवन है वो कंट्रोवर्शियल स्थिति में रहता है और उनके गानों की कम चर्चा है, लेकिन उनके जो विवाद हैं वो ज़्यादा चर्चित होते हैं। तो ये मनीषा श्रीवास्तव क्या सोचती है और आपकी फीलिंग्स परिवार को लेके क्या है, और परिवार किस तरह से इसमें सहयोग करता है, ये भी बताइए। देखिए, किसी भी इंसान के लिए परिवार सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, और मेरे लिए वो पहला प्रायोरिटी है। मेरे मायके में सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं छोटी थी तो काफ़ी सारे लोग ये कहते थे, जब मैं नाटक में पात्र परिचय वगैरह करती थी, तो जो लोग वहाँ पे थे, चूँकि कास्ट ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, तो जो लोग और वहाँ थे हम लोगों से जो नीचे तबके के, उन लोगों का था कि पैसे के लिए बेटी को गंवा रहे हैं। मेरे परिवार ने उन सब चीज़ों को इग्नोर करके मुझे आगे बढ़ाया, और उसके बाद मम्मी ने सपोर्ट किया, पापा ने सपोर्ट किया, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। जब 2016 में मेरी शादी हुई, मेरी शादी को नवंबर में 6 साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 महीने पहले मेरी एक बेटी हुई है। तो यहाँ जब मैं ससुराल आई तो मैं अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने मुझसे कदम रखते ही सबसे पहली बात कही कि तुम्हारे लिए सिंगिंग तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी है, घर बाद का प्रायोरिटी है। तुम एज ए सिंगर हो तो अपना कैरियर पहले बनाने में फोकस करो। और अगर यहाँ पर्सनल चीज़ों की बात हो रही है तो मैं एक और चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि शायद ये पहले पति हैं जिन्होंने कहा कि बाल बच्चे के बारे में बाद में सोचना, पहले कैरियर बनाने के बारे में सोचो। तो बहुत सपोर्ट मिलता है। सास ससुर भी इस बात का ख्याल रखते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा फैमिली, और हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि मेरा जो गायकी है कभी बाध्य नहीं हो, क्योंकि घर में सासू माँ छठ करती हैं और मैं हमेशा छठ में बाहर प्रोग्राम में रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली के सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं होता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा कोई कंट्रोवर्सी फैमिली बैकग्राउंड हमारा नहीं है।
क्योंकि बहुत सिंपल साधारण सा है। लेकिन ये दर्शाता है कि जो भोजपुरी के गायकार हैं, जो पवन सिंह की मैंने बात की, खेसारी लाल यादव हैं, और तमाम लोग हैं, उनका जो पारिवारिक जीवन है या जो फैमिली लाइफ है वो कंट्रोवर्शियल में रहता है और लगातार वो चर्चा में बने रहते ये हैं। तो बजाय अपने गानों के बजाय वो चर्चा में अपने पारिवारिक विवादों के कारण रहते हैं। ये तो मैक्सिमम कलाकार का लाइफ है। नहीं, ये कहीं मतलब भोजपुरी की छवि को भी कहीं खराब करता है। ये आप छवि की मैं बात कर रहा हूँ कि जो छवि है, लोगों दूसरे भाषा के लोग हैं जो इस सेक्टर में होंगे, वो तो सोच रहे होंगे कि शायद इसी तरह का परिदृश्य होगा वहाँ भोजपुरी के जो गायकी से जुड़े हुए लोग हैं। ये कहीं खराब करता है, आप लोगों को महसूस होता होगा। बिल्कुल, कभी कभी आपका व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं वो तो प्रोफेशनल लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है और लोग उसी दृष्टि से आपको देखने लगते हैं। तो ये कहीं ना, और ये मुझे लगता है कि 90% आर्टिस्टों के साथ तो यही है, किसी का फैमिली प्रॉब्लम, किसी का कुछ और प्रॉब्लम, ये लगातार चलता रहता है। और आजकल तो वो सोशल मीडिया का जो ज़माना हो गया है, तो अब हर कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा है, उनका पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ भी। तो इस चीज़ पर मैं क्या ही टिप्पणी करूँ। शायद आप बच रही हैं बोलने से, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो विवाद हैं, विवादों के कारण वो चर्चा में रह रहे हैं। एक मैं भी अब भोजपुरी में अगर भोजपुरी कलाकार के साथ अगर इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं भी एक सवाल भोजपुरी में ही बोली पूछ लेता नहीं। और रुआ अब मतलब आगे का करे के इरादा बा, मैंने आगे कहाँ तक देखा था नहीं भोजपुरी के जो भविष्य बा वो कहाँ दिखाई देता, और जो नया युग बा, जो नया युवा वर्ग बा, ओमे कहाँ भोजपुरी के पावत हैं रुआ? देखिए, हमारा आगे के जौन प्लान बा, हम कुछ ऐसा कल चाहतानी या कर रहल बानी जवन के युवा वर्ग के भी पसंद आवे। कंटेंट हमारे उहे रही, पारंपरिकता के साथ कोनो छेड़छाड़ ना रही, लेकिन वीडियो के माध्यम से हम यूथ के जोड़े के प्रयास कर रहल बानी कि यूथ ओकरा से कैसे जोड़त, कैसे बढ़िया कंटेंट के निर्माण कइल जाओ और युवा वर्ग के जुड़ल जाओ। काहे कि जब तक युवा वर्ग ना जुड़ी है संस्कृति से, तब तक कुछ बहुत अच्छा हो नहीं खे सकत। आगे लोकगीतन के लेके आवे के बाटे, और आगे अगर हिंदी सिनेमा से, भोजपुरी सिनेमा से तभी भी ऑफर आवेला, लेकिन साफ मना बाकी हम वो तरह के कंटेंट गईबे ना करीला। अगर गईबो करब तो अपना परंपरा के, अपना संस्कृति के ख्याल रख के। आगे अगर हिंदी वगैरह में ऐसा स्कोप हो तो जरूर अपना संस्कृति के लेके आगे। लेकिन रुआ कांटेक्ट लोग करता कि संपर्क होता कि अभी फिल्मों में अभी हमारा लागत है एगो मूवी बाटे तोता मैना करके, भोजपुरी में रिलीज होके वाला बा। वो मूवी के कुछ गाना हमरा भी आई रहे, 3 गाना के रिजेक्ट करके एगो गाना गौले बानी। तो ऐसा होला, जब अगर हम अपना संस्कृति परंपरा के साथ खिलवाड़ ना कर सकीला, ये हमार पर्सनल थिंकिंग बाटे, और हम अपना संस्कृति परंपरा के हमेशा लेके आगे चलल बानी, तो आगे हम एक के धूमिल नहीं कल चाहत। और बहुत अच्छा भोजपुरी के भविष्य दिखाई देता। काम करे के पड़ी, लोग के खोजे के पड़ी। अगर लोग हमरा भी नहीं खे आवत, अगर लोग मनीषा श्रीवास्तव के नहीं खे जानत, चाहे नहीं खे आवत, हम लोग के भी पहुँचब, हम बताए कि हमरा भी हाई हाई गाना में रहुआ सुनी, देखी, रहुआ के पसंद आई। वो गायकी से एगो अलग हट के झारखंड में जैसन विवाद चलता है, वो बारे में बात करते नहीं कि एजा एक मुद्दा भी चलल बा कि भोजपुरी, मगही आ अंगिका, ये तीनों भाषा बिहार के भाषा बा। अब भाषा के लेके जो विवाद पैदा होता है झारखंड में, ओपर मनीषा श्रीवास्तव के का मानना बा, एक तरह के विवाद पैदा करके बिहार झारखंड एक जैसन रहे, वो अब अलग होके गए, माने अलग राज्य तो भइल बा, लेकिन लोग के दिलों के दूरी भी बढ़ावल जाता। तो ऐसे में मनीषा श्रीवास्तव के का मानना बा कि इस ये तरह के विवाद जौन बा वो लोगों के बीच कितना दूरी फैला सकेला। देखिए, झारखंड के जवन प्रमुख भाषा बा ओकरा अलावा भोजपुरी के भी दर्जा देवे के चाहिए, ऐसे देवे के चाहिए कि हम जहाँ भी सुनी ना, रांची होको, जमशेदपुर होके, धनबाद होके, मैक्सिमम बिहारी लोग आके बसल बाटे, लगातार देखे सुने के मिलेला। तो कहीं ना कहीं संख्या के आधार अगर रउआ बनावता नहीं तो रउआ जब भोजपुरी के सम्मान देवे के चाहिए और भोजपुरी के दर्जा देवे के चाहिए राज्य स्तर पे। काहे कि लोग के मतलब बिहारी लोग के बड़ा संख्या बाटे, और कहीं ना कहीं भाषा के सम्मान मिलल मतलब बहुत एगो गर्व के बात बा कि हमनी के संस्कृति जौना क्षेत्र में हम रहतानी ओ जा हमनी के संस्कृति के एगो पहचान मिलल बा, तो मिले के चाहिए। लेकिन भाषा तो लोगों के दिलों के दूरी घटावे के काम करला, लेकिन ये जब बढ़ावे के काम करता। विवाद हो रहा बा तो बढ़ी, अब विवाद के जब सॉल्यूशन हुए, जब भाषा के सम्मान मिली तो दिल के दूरी भी मिट जाए। मनीषा श्रीवास्तव उभरती हुई लोक गायिका हैं, और ऐसे में भोजपुरी
एक बड़ा मुकाम पहले भी हासिल कर चुका है। शायद मनीषा श्रीवास्तव के साथ वो नई दूरियों को पाटते हुए एक तरह की नए मुकाम हासिल करे। लेकिन इतना ज़रूर आशा किया जाना चाहिए कि भोजपुरी में जिस अश्लीलता के दाग को धोने का प्रयास मनीषा श्रीवास्तव ने किया है, वो प्रयास आने वाले दिनों में ज़रूर रंग लाएगा और नए मुकाम को हासिल करेगा। ऐसी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास उन तमाम भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों को है कि जो लगातार आज भी जब भी छठ के गाने हों या जो होली के गाने हो उसमें एक पहचान है। शारदा सिन्हा जैसी गायिका जिनको स्वर यूँ कहा जाए लता मंगेशकर के बाद अगर किसी लोक गायिका को पसंद किया गया तो वो शारदा सिन्हा है। वो जो सम्मान मिलता है, जो छठ के गीत या झारखंड में बजे या पंजाब में बजे या मुंबई में बजे, वो शारदा सिन्हा के स्वर से ही निकले हुए गाने होते हैं। तो ऐसे में भोजपुरी भाषा समृद्ध भाषा है और एक नया मुकाम जरूर हासिल करेगी। भाषा जो है वो विवादों को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि दिलों की दूरियों को कम करने का और लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है। ऐसे में भाषा विवाद निश्चित रूप से ये एक तरह से निंदनीय है। भाषा के आधार पर विवाद नहीं होना चाहिए। मनीषा श्रीवास्तव जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रही हैं वो उद्देश्य भी आने वाले दिनों में ऐसा आशा की जानी चाहिए कि वो उद्देश्य भी सफलीभूत हो और अश्लीलता जो दाग है भोजपुरी भाषा पर, वो दाग जल्द से जल्द धुले और एक समृद्ध भाषा के रूप में जिस तरह से भोजपुरी पहले भी थी, जो पहचान है भोजपुरी की, वो लगातार मनीषा श्रीवास्तव देश और विदेश में भी बढ़ा रही हैं। तो मनीषा जी, एक बार फिर से मुखर संवाद की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना है और इस समय फिर मिलेंगे हम नए किसी बहस के साथ, नए परिचय के साथ। तब तक आप नई ऊंचाइयों को छुएं, ये हमारी शुभकामना है। आज हमने प्रयास किया मनीषा श्रीवास्तव जो उभरती हुई लोक गायिका हैं उनके विभिन्न पहलुओं को छूने का हमने प्रयास किया। अगली बार किसी और कलाकार के साथ नए पहलुओं और नई विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। इस समय बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी, जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी, जय माता दी। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।